नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में वसूली रैकेट में अनिल देशमुख फिलहाल ईडी की गिरफ्त में है, ईडी की कस्टडी में है 12 नवंबर तक। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईडी ने क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे, जो फिलहाल जेल में बंद हैं, उनकी कस्टडी मांग ली है। जी हां, ईडी ने मजिस्ट्रेट अदालत के सामने एक आवेदन दायर किया है, जिसमें सचिन वाजे की कस्टडी की मांग ईडी की ओर से की गई है। ये पूरा मामला एंटीलिया विस्फोटक के सामने आने के बाद महाराष्ट्र में सामने आया। जिस तरीके से परमवीर सिंह, जो कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए की हर महीना वसूली करते हैं और ये वसूली सचिन वाजे जैसे क्राइम यूनिट के अधिकारी का इस्तेमाल करते हुए बार और रेस्टोरेंट के जरिए कराई जा रही है। जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई और बॉम्बे हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए। लेकिन अब मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी भी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और 1 नवंबर को अनिल देशमुख को ईडी ने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से अनिल देशमुख जेल में है, ईडी की कस्टडी में है। तो 12 नवंबर तक वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। लगातार ईडी उनसे इस पूरे वसूली मामले में छानबीन कर रही है। तमाम सवालों के जवाब जो है वो अनिल देशमुख से जानने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अनिल देशमुख अगर हर महीने ये 100 करोड़ की वसूली उनकी तरफ से बतौर गृह मंत्री की जा रही थी, तो आखिर कितने करोड़ रुपए कमाए गए हैं और ये रुपए कहां तक पहुंचे हैं, कौन है वसूली का आका, इसका खुलासा होना बाकी है, जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन सचिन वाजे इस पूरे वसूली रैकेट के एक अहम रोल उन्होंने अदा किया है। वो रोल है दरअसल उनके जरिए ही ये वसूली बार, रेस्टोरेंट और अलग अलग विभागों में वसूली गई है। फिर चाहे वो बार और रेस्टोरेंट के मालिकों से हो या फिर जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी सामने आया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर ये वसूली की गई है, तो उसमें भी लगातार जो छानबीन है वो केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है कि सचिन वाजे, जो एंटीलिया केस में गिरफ्तार हो चुके हैं और फिलहाल वो मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में हैं, लेकिन अब ईडी भी उनकी कस्टडी मांग रही है। मजिस्ट्रेट जो अदालत है उसके सामने ये आवेदन दायर किया गया है। जाहिर तौर पर कोशिश ईडी की यही होगी कि सचिन वाजे और अनिल देशमुख को आमने सामने बैठाकर ये पूछताछ की जाए और किस तरीके से अनिल देशमुख ने ये पैसा कहां से वसूला है, किसके जरिए वसूला किया है और कहां तक ये पैसा पहुंचा है। ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब आमने सामने बैठाकर ईडी जानने की कोशिश में लगी होगी। लेकिन ईडी लगातार अनिल देशमुख से छानबीन कर रही है। आपको बता दें, अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस पूरे वसूली के आरोपों के चलते उन्हें गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। वो 1 नवंबर से ईडी की गिरफ्त में है और आपको बता दें 3, 4, 5 और 6 नवंबर को उनके बयान भी ईडी ने दर्ज किए हैं। कोर्ट में ईडी की ओर से ये लगातार मांग की जा रही थी कि सचिन वाजे का बयान दर्ज करने की इजाजत उन्हें दी जाए, यानी उनकी जो कस्टडी है वो ईडी को सौंपी जाए, ताकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश हो पाए कि आखिर किस तरीके से वसूली का ये पूरा रैकेट महाराष्ट्र में चल रहा था। लेकिन अनिल देशमुख से भी जो अभी तक पूछताछ हुई है, उसमें अनिल देशमुख और उनके परिवार को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है कि किस तरीके से अनिल देशमुख और उनके परिवार की कुल 27 कंपनियां हैं और इन कंपनियों का इस्तेमाल गलत तरीके से पैसा कमाने के लिए अनिल देशमुख एंड फैमिली की ओर से किया गया है, जिसमें उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और सलील देशमुख भी शामिल हैं। आपको बता दें 27 कंपनियों में से कई कंपनियां ऐसी हैं जो सेल कंपनियां हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ दस्तावेजों तक ही सिमटी हुई है और उनका इस्तेमाल ये
पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है, ये भी खुलासा ईडी की ओर से इस पूरे छानबीन में हुआ है, इस पूरे मामले में अभी तक हो चुका है। तो एंटीलिया विस्फोटक केस महाराष्ट्र में जिसने कई चेहरों को बेनकाब किया है, फिर चाहे वो मुंबई क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे हों, जो कि शिवसेना ने उन्हें ये पद सौंपा था। ये जो क्राइम यूनिट का अधिकारी है वो शिवसेना ने उन्हें बनाया था। इसके अलावा फिर चाहे वो परमवीर सिंह हो, जिनका नाम एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद, सचिन वाजे की गिरफ्तारी होने के बाद इस पूरे मामले में सामने आया और उन्होंने ही ये खुलासा किया कि किस तरीके से अनिल देशमुख ये 1 महीने में 100 करोड़ की वसूली का टारगेट सचिन वाजे, जो कि क्राइम यूनिट के अधिकारी मुंबई में थे, उन्हें दिया गया। और इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें कि सचिन वाजे को जिस शख्स ने इन तमाम नामों की लिस्ट दी थी बार और रेस्टोरेंट की कि किससे कितना पैसा वसूलना है, वो शख्स भी फिलहाल ईडी के शिकंजे में है। ईडी ने उसे समन भेजा है, पूछताछ ईडी उनसे करेगी। तो पूरा मामला एक बार फिर से उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। पहले ही अनिल देशमुख को गृहमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद ईडी ने उन पर शिकंजा ईडी बार बार उन्हें समन भेजती रही, लेकिन किसी भी नोटिस का जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया। लेकिन अचानक जब सीबीआई ने अनिल देशमुख के मिडिलमैन को इस पूरे वसूली मामले में गिरफ्तार किया, तो उसके बाद अनिल देशमुख सामने आए। वो ईडी के दफ्तर पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि वो जांच में सहयोग करेंगे, लेकिन ईडी की ओर से ये कहा गया कि जो भी सवाल उनसे पूछे गए उसका सटीक जवाब अनिल देशमुख नहीं दे पाए, और यही वजह है कि उनकी गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की गई है। और लगातार इस पूरे मामले में सचिन वाजे से लेकर अनिल देशमुख और परमवीर सिंह पर नकेल कसी जा रही है। सचिन वाजे फिलहाल गिरफ्त में है, अनिल देशमुख भी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन वहीं परमवीर सिंह फिलहाल फरार हैं, जिन्होंने अनिल देशमुख पर ये वसूली के आरोप लगाए थे। लेकिन आने वाले वक्त में शिकंजा उन पर भी कसा जाएगा, जिस तरीके से अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा गया है। तो फिलहाल ये पूरा वसूली रैकेट जिसका पर्दाफाश महाराष्ट्र में हो रहा है, और न सिर्फ अनिल देशमुख और उनके परिवार तक ये वसूली का खेल सिमटा हुआ है, बल्कि इसके अलावा भी उद्धव ठाकरे सरकार में कई नेता और मंत्री ऐसे हैं जिन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए वहां सिर्फ और सिर्फ सत्ता का इस्तेमाल जनता और तमाम व्यापारियों से वसूली के लिए किया है। फिर चाहे वो अनिल परब हो, जो कि महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, या फिर अजीत पवार हों, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन पर भी करीब 50 करोड़ की वसूली का आरोप सचिन वाजे जैसे अधिकारी की ओर से ही लगाया गया था। तो किस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस का इस्तेमाल वो कर रही हैं, वसूली के लिए पुलिस कर्मियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और अभी तक इस पूरे वसूली रैकेट में कई पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया है, तो कहीं पर शिकंजा कसा जा चुका है। इसके अलावा आपको बता दें, अनिल देशमुख की अगर बात की जाए तो अनिल देशमुख एनसीपी के नेता हैं, यानी शरद पवार की पार्टी से आते हैं। शरद पवार लगातार ये कह रहे थे कि अनिल देशमुख बेगुनाह हैं। इसके अलावा संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे की ओर से भी बार बार ये कहा गया कि उन्होंने कोई गलती नहीं है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, राजनीतिक बदले की भावना से उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अब सामने आ रहा है कि किस तरीके से अनिल देशमुख ने दरअसल इस पूरे वसूली खेल को अंजाम दिया है, क्योंकि एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर पड़ रहा है और अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बता दें कि तमाम वो कंपनियां भी सामने आ रही हैं जो अनिल देशमुख, जिसका स्वामित्व अनिल देशमुख एंड फैमिली के पास है। कुल 27 कंपनियों का जो खुलासा है वो ईडी की पूछताछ में खुद अनिल देशमुख की ओर से किया है, और 27 में से लगभग 15 कंपनियां ऐसी हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से कमाए पैसों को लॉन्डर करने के लिए किया जाता था, यानी गलत माध्यम के द्वारा पैसे उसमें कमाए जाते थे। ये खुलासा हुआ है। और ईडी ने जब इन 27 कंपनियों के बारे में अनिल देशमुख से जानकारी जुटानी चाही, तो अनिल देशमुख ने कोई सटीक जवाब नहीं दिया है। हालांकि अनिल देशमुख और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख, इसके अलावा उनकी पत्नी पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है, उन्हें भी पूछताछ
पूछताछ के लिए समन भेजा गया है, लेकिन पूछताछ के लिए वो ईडी के दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक तरफ ये ड्रग केस है जो उद्धव ठाकरे सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, तो दूसरी तरफ अनिल देशमुख का ईडी की गिरफ्त में आना, उसके बाद सीबीआई भी अब इस पूरे मामले में अनिल देशमुख की कस्टडी मांग सकती है। ये भी खबर लगातार सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में जहां सीबीआई भी छानबीन कर रही है, बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद 2 बार वो अनिल देशमुख से पूछताछ भी कर चुकी है। इसके अलावा अनिल देशमुख के मुंबई और नागपुर में जो ठिकाने हैं उन पर भी वो छानबीन कर चुकी है, लेकिन अब कस्टडी भी मांग सकती है। और अगर सचिन वाजे और अनिल देशमुख आमने सामने बैठेंगे, अगर उनसे पूछताछ होगी, तो माना जा रहा है कि बड़े खुलासे इस पूरे वसूली मामले में हो सकते हैं और अनिल देशमुख की मुश्किलें तो बढ़ेंगी ही, लेकिन इसी के साथ एनसीपी और उद्धव ठाकरे सरकार पर भी संकट के बादल मंडरा सकते हैं। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है, जिस तरीके से ये पूरा भ्रष्टाचार वसूली का खेल महाराष्ट्र में एक के बाद एक सामने आ रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।